नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आ गया हूं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के होते हैं। वो 6 नाम कौन कौन से हैं आप सभी को पता होना चाहिए। रिवीजन के तौर पर मैं एक बार और आपको बता देता हूं। 6 नाम है साइन थीटा, जिसे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा है कॉस थीटा, जिसे हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है टेन थीटा, जिसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा है कोसेक थीटा, जिसे हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा है सेक थीटा, जिसे हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट है लास्ट है आपका कॉट थीटा, जिसे हम लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज आपको पिछली क्लासेस में बता दिए गए थे। अब इन 6 रेशियोज पर ही बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ एग्जांपल सीखते हैं और समझते हैं, ताकि आप इन रेशियोज को फाइंड करना आसानी से सीख जाएं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta and tan theta if sin theta equal to 3/5। आपके पास क्वेश्चन में sin थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5। उस वैल्यू की मदद से आपको cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जरा और समझें कैसे इसका सॉल्यूशन हमें करना है। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है रेशियो 3/5। ठीक है, रफली हम समझ लेंगे साइन थीटा के बारे में। हम क्या जानते हैं, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है आपका साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लिया है। आप चाहें तो इधर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रेशियोज की तरह भी ले सकते हैं, और अगर आप इन्हें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की तरह नहीं लेना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं 3k/5 के, कोई भी कांस्टेंट टर्म। मैंने यहाँ k इसलिए यूज किया है क्योंकि ये 3 और 5 जो है रेशियोज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, k लेने का रीजन बस इतना है कि 3 और 5 जो है वो रेशियोज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बट फिर भी आप चाहें तो सॉल्यूशन 3 और 5 की मदद से भी कर सकते हैं और 3k और 5k की मदद से भी कर सकते हैं। इजी करने के लिए मैं आपको 3/5 के मेथड से ही आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खासियत? एक 90 डिग्री का एंगल, एक थीटा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एंगल और राइट एंगल देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। तो मैं आपको बता दूं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल पर बात हो रही है थीटा के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। बची हुई तीसरी साइड होती है बेस। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है साइन थीटा, हमारे पास क्या है 3/5। साइन थीटा है हमारे पास 3/5, और साइन थीटा को हम क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 के बराबर। तो यहां से हम क्या रखेंगे? इक्वेट करेंगे। परपेंडिकुलर को हमने मान लिया 3 और हाइपोटेन्यूज को हमने मान लिया 5। अब आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है p² + b² इज ऑलवेज इक्वल टू h²। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा है? p² + b² इज ऑलवेज इक्वल टू h²। अब यहां से देखें जरा, p की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे? p की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे? इधर से देखें, p की वैल्यू कितनी बन रही है बेटा? 3 के बराबर।
तो मैंने यहां लिखा 3 स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो b को मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस b स्क्वायर। h फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है बेटा, h की वैल्यू है 5, h की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ मैंने लिखा 5 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, b स्क्वायर एज इट इज, और 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। अब आगे सॉल्व करेंगे, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या किया, b स्क्वायर को यहीं रोका, 25 को भी RHS में रोका, 9 को उठा के RHS में ले आया। अब 25 प्लस का है, LHS में RHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 कितना होता है बेटा, 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, b स्क्वायर आपके पास आ गया 16, यहाँ से स्क्वायर को जब मैं एलिमिनेट करूंगा तो इधर LHS से RHS में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गई है, रूट में आपका क्या आएगा, 16 आएगा। रूट में क्या आएगा बेटा, 16 आएगा। अब रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4। यहां से हमें क्या पता चल गया, b की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, b की वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 4। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, p की जगह हमारे पास है 3, b की जगह पर हमारे पास है 4, और h की जगह पर हमारे पास है 5। h की जगह पर हमारे पास क्या है, 5। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ठीक है, अब ध्यान रखें, cos थीटा का रेशियो क्या दिया हुआ है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का रेशियो क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे लिखा मैंने cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना निकल कर आया है, बेस निकल कर आया है आपका 4, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 5। अगली वैल्यू क्या पूछी है, tan थीटा। अगली वैल्यू क्या पूछी है, tan थीटा। tan थीटा आपका क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था आपके पास 3, जो कि गिवन वैल्यू है, और बेस जो आपने अभी अभी निकाला है दैट इज 4। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आया है बेटा आपका, cos थीटा निकल कर आया है 4/5, एंड tan थीटा आपका क्या निकल कर आया है बेटा, tan थीटा आपका निकल कर आया है 3/4। इस तरह से हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करे हैं, उनकी मदद से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, इतना आप समझें। इसी के बाद फिर थोड़ी देर बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये करने के बाद एक तरह का क्वेश्चन हमारे पास और बनता है, मैंने यहां लिया एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या है देखें जरा। अभी तक हमारे पास एक फिक्स वैल्यू दी हुई थी साइन थीटा इक्वल टू 3/5, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से दी हो, जैसे कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक अलग से समझा दे रहा हूं। जो क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इसका मीनिंग यही है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से जो क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है उसका मीनिंग है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में इसकी नीड आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने आंसर पर। पिछले क्वेश्चन में हमें साइन थीटा का सीधा सीधा रेशियो दिया हुआ था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है, √3 tan थीटा इक्वल टू
1। ठीक है, अब हमारे पास टेन थीटा का रेशियो तो है नहीं, लेकिन हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंगे कैसे? यहाँ मैं √3 को LHS से RHS में ले आऊंगा। गौर करें आप, क्या पाएंगे कि √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। √3 LHS में मल्टीप्लाई में है, RHS में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं? रेशियो अगर आपने पढ़े हो, बिल्कुल भी थोड़ा सा रिवीजन में हो, तो टेन थीटा के बारे में हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/√3। अगेन आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये सारा काम आपका रफ वर्क का है, ये सारा काम आपका रफ वर्क का है। ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर में वैल्यू यहां पर मैंने थीटा मान लिया है। परपेंडिकुलर में वैल्यू कितनी है बेटा? 1। और बेस में वैल्यू कितनी है? √3। परपेंडिकुलर में वैल्यू 1 और बेस में वैल्यू √3। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम में हमने सीखा है p² + b² = h²। p² + b² = h²। p की वैल्यू क्या मानी है हमने यहाँ पर? 1। p की वैल्यू क्या मानी है हमने यहाँ पर? 1। इधर लिखा मैंने 1 का स्क्वायर। और b² की वैल्यू हमने कितनी मानी है? √3। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? √3 का होल स्क्वायर। क्या मिला मुझे यहाँ पर? h²। अब 1 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं, 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1। और √3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 3 = h²। अब 1 + 3 क्या होता है बेटा? 4 = चल रहा है स्क्वायर, जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था। यहाँ से स्क्वायर को जब मैं एलिमिनेट करूंगा तो 4 की जगह क्या मिलेगा मुझे? √4 = h। और यहां से h की वैल्यू आ गई आपकी 2। h की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। h की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी 2। ठीक है, ये सारा आपका रफ वर्क है। आगे आंसर में बढ़ते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख ली sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब गौर करें, गौर करें, sin² थीटा क्या होता है आपका? sin² थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसका होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर क्यों लगाया है? पिछले टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि sin² थीटा बराबर होता है sin थीटा के होल स्क्वायर के। तो ये sin² थीटा का मीनिंग क्या हुआ? sin थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का भी क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से cos² थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू लगाते चलेंगे। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2। ये आ गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अगेन बेस यहाँ पर कितना है हमारे पास? बेस की वैल्यू है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगेन 2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 1 + 3 कितना हो गया आपका? 4। डिनोमिनेटर में चलेगा 4, 4 से 4 कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। तो इस तरह से जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हो जहां रेशियो ना हो, एक तरफ प्रोडक्ट में नंबर के साथ कुछ दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपके पास एक नंबर है, तो आप उसको क्या करेंगे? पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आप पहले उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। एक पिछला क्वेश्चन और एक इस तरह का क्वेश्चन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में मैं एक फिगर बना लेता हूं। यहाँ पर फिगर, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल की बात होगी। अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल कैसा होगा बेटा? आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया है P
क्यू आर, क्या नाम दे दिया इस ट्राइंगल को, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, और बाकी के एंगल के बारे में हमें पता नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने साइड पॉइंट को नाम दिया है आर, ठीक है। अब देखें जरा, मैंने इधर साइड पी क्यू ले ली है 12 सेंटीमीटर और साइड पी आर ले ली है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा दिया हुआ है इन द गिवन फिगर पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और वहीं पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, आपको tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आंसर पर आते हैं। tan के बारे में हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot के बारे में हम क्या जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इस क्वेश्चन पे गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ tan के साथ एंगल आया है P और वहीं cot के साथ एंगल आया है R। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, tan के साथ एंगल आया है P, ठीक है। तो धीरे धीरे चलेंगे हम इस क्वेश्चन में। यहां मैंने लिया tan P, क्या लिया, tan P। अब इस एंगल P के लिए, इस एंगल P के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और बची हुई साइड हो जाएगी आपकी बेस, बची हुई साइड आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बेस, यानी कि ये वाली साइड, ठीक है। मतलब tan P में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका क्यू आर और बेस क्या बनेगा आपका पी क्यू। tan P में परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका क्यू आर और बेस क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा आपका पी क्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बोला गया है cot r के बारे में, किसके बारे में, cot r के बारे में। देखें जरा, cot r, ठीक है। अब r कहां पर है आपका, r ये रहा, r एंगल ये रहा, ठीक है। cot r, अब मैंने आपको क्या बता रखा था, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो इस केस में परपेंडिकुलर होगा ये, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि cot r में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हो जाएगा ये। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं, जो मैंने रेड कलर से यूज किया है वो एंगल P पर यूज किया है, और जहां मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं वो एंगल R के लिए है, ठीक है। तो अब cot के बारे में हम क्या जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot के बारे में हम क्या जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन यहाँ पर बेस क्या है आपका क्यू आर, बेस क्या है आपका यहाँ पे क्यू आर, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है पी क्यू, परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू। अब देखिए tan P की वैल्यू भी आ रही है आपकी क्यू आर अपॉन पी क्यू, और cot R की वैल्यू भी आ रही है क्यू आर अपॉन पी क्यू। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है जबकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पर वो रेसिप्रोकल तभी पॉसिबल है जब दोनों के लिए लिया हुआ एंगल सेम होगा, दोनों के लिए लिया हुआ एंगल सेम होगा। जबकि इस क्वेश्चन में दोनों के लिए लिया हुआ एंगल क्या है बेटा, डिफरेंट है, tan के साथ P है और cot के साथ R है, ठीक है। तो यहाँ पर tan P और cot R की वैल्यू सेम आ रही है। अब अगर tan P और cot R की वैल्यू सेम आ रही है तो जाहिर सी बात है हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूं tan P माइनस cot R, तो आप क्या पाएंगे, tan P की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस cot R की वैल्यू भी क्या है आपकी क्यू आर अपॉन पी क्यू। सेम वैल्यूज है क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0,
ठीक है, जब भी किसी ट्राइंगल में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी ट्राइंगल में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस दिया हो, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी ट्राइंगल में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस पूछा गया हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ लगने वाले एंगल 90 डिग्री के अलावा बाकी के दो डिफरेंट एंगल हो, तो उनका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। अब मैं इसको समझाता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन तो हो गया है। अब इस सॉल्यूशन पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सॉरी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और वहीं टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैंने क्या किया, मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं वो क्या, ये तो रहा 90 डिग्री का एंगल, इसके अलावा बचे हुए दो एंगल ए और सी, ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर होगा। शर्त क्या है, ये जो एंगल है बी के अलावा लिए हुए जो एंगल है वो अलग अलग ले लेने हैं। साइन ए माइनस कोसेक सी इक्वल टू 0, ये चीज हमने पिछले क्वेश्चन में अभी करी है, यही चीज हमने पिछले क्वेश्चन में अभी करी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर साइन ए माइनस कोसेक सी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन सी माइनस कोसेक ए, उसकी वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं साइन सी माइनस कोसेक ए, इसकी वैल्यू भी 0 है। सिमिलरली कॉस ए माइनस सेक सी इक्वल टू 0, वहीं दूसरी तरफ कॉस सी माइनस सेक ए इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, टेन ए माइनस कॉट सी इक्वल टू 0, वहीं दूसरी तरफ टेन सी माइनस कॉट ए इक्वल टू 0। तो यहां से समझ में क्या आ रहा है, दो ऐसे एंगल लेने हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेने हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, और उनमें यूज होने वाले एंगल डिफरेंट होने चाहिए, 90 डिग्री के अलावा बाकी के दो और एंगल होने चाहिए, वो भी अलग अलग, तो उनका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। जरूरी नहीं है ये ट्राइंगल एबीसी के साथ ही हो, पी क्यू आर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एक ये टॉपिक क्लियर हुआ, इसके साथ एक और क्वेश्चन हम करते हैं, तब तक आप इसे समझिए।